हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत ऐसी खबरें हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। देश किस तरफ जाएगा, कर्नाटक इलेक्शन के बाद आने वाले हालात क्या पुरुम्मीद हैं, 2024 इलेक्शन कैसा गुजरेगा और उस 2024 के इलेक्शन से पहले घबराई हुई बीजेपी क्या-क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ कर सकती है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वक्त से पहले अलर्ट रहना, होशियार रहना, मैं समझता हूं ऐसी सरकारों के दौर में बहुत ही जरूरी है कि अब तक हमने बहुत बार देखा है पिछले 9 साल में कि कितनी कोशिश की गई है मुसलमानों को और दलितों को, पिछड़े लोगों को प्रोवोक करने की कि प्रोवोक हो, झगड़ा बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा हो। हमने वो मिसाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो कुछ हुआ था फरवरी 2020 में, क्या अब भी बीजेपी कुछ ऐसा कर सकती है? इसके इशारे मिल रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में पुरुला एक जगह है, वहां बाकायदा मुसलमानों की दुकानों पर क्रॉस लगाए जा रहे हैं, नोटिस लगाए जा रहे हैं कि आप फला तारीख से पहले पहले खाली कर करके चले जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बीजेपी का प्लान यही है 2024 जीतने के लिए? इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत से मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार, वो स्टेटस पर औरंगजेब लगा दिया और शिवाजी लगा दिया, वो एक नई किस्म की कहानी वहां पर चलाने की कोशिश की जा रही है। वहां इस वक्त बीजेपी की सपोर्ट वाली सरकार वहां पर चल रही है, उसमें वहां भी एक तरह से फसल काटने की तैयारी, ऐसा लगता है कि हालात वहां भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी खबर विदेश से आ रही है। वो ट्विटर के को फाउंडर और फॉर्मर बॉस जैक डोर्सी ने एक बात कही है। वो ये कही है कि हम पर सरकार की तरफ से किसान आंदोलन के दौरान बहुत बड़ा दबाव था कि अगर आप किसान आंदोलन दिखाओगे तो हम आपके दफ्तरों पर, आपके अफसरों के घरों पर छापे मारेंगे और आपका काम नहीं चलने देंगे। यहां मतलब इस और इसी बीच में राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट भी बंद किया गया था और बहुत सा कुछ ऐसा हुआ था जो अब अगर रिकनेक्ट करें तो सामने चीजें बहुत साफ नजर आने लगी हैं। आने वाले चुनाव में सिविल सोसाइटी, देश के लोग क्या कुछ करें, किस तरह से इस बुराई से बचें। बुराई में इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक इंसान भी अंधभक्तों के अलावा, अंधभक्त से भी अगर तन्हाई में पूछोगे तो वो भी कहेगा कि मैं परेशान हूं बेरोजगारी और महंगाई से। कोई बचा नहीं है, सब एक तरह से शिकार हो रहे हैं। क्या कुछ करना चाहिए इससे बचने के लिए? 2024 इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाए, कैसे तब्दीली लाई जाए, इस मुसीबत और परेशानी से कैसे बचा जाए, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है राम पुनियानी जी, जिनकी बैकग्राउंड हालांकि मेडिकल है लेकिन वो तारीख को, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ही जाने माने राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, विचारक हैं। आपने उनको बहुत बार हमसे पहले भी सुना होगा। आज इन इश्यूज पर हम उनसे बात कर रहे हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। थैंक यू। आप ये बताइए कि एक वक्त था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक जगह है कैराना, उसके लिए बहुत शोर मचा रही थी कि हिंदुओं का वहां से विस्थापन हो रहा है। जी। अब तो बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड में पुरुला में बाकायदा लोगों को नोटिस लगा करके निकालने की धमकी दी जा रही है और लोग निकल रहे हैं, जान बचा करके, छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं। हद तो यह हो गई है कि एक बीजेपी के मुसलमान लीडर थे, लीडर हैं मोहम्मद जाहिद, वो भी अपनी दुकान, अपना मकान छोड़ करके वहां से निकले हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं भी महफूज नहीं हूं, बीजेपी का मुसलमान लीडर, तो कौन महफूज रहेगा? अब ये हालत हो गई है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं जो कुछ पुरुला में हो रहा है? जी, देखिए, पुरुलिया में जो हो रहा है ये मेरे ख्याल से हमारी बढ़ती हुई जो सांप्रदायिकता है, पोलराइजेशन है, उसका अगला बिंदु हमको देखने को मिल रहा है। इसके पहले ये आपको याद होगा कि कोरोना के समय मुसलमान जो फेरी वाले थे उनको बायकॉट का कॉल दिया गया
अभी फिर कॉल दिया गया कि इनकी दुकानों से आप खरीदिए मत, इनका बायकॉट किया गया। और ये जो दुकानों पे निशान लगाना है, ये मेरे ख्याल से सबसे भयंकर चीज है। मैं इसमें आपको दो चीजें याद दिलाऊं कि गुजरात के कत्लेआम के समय भी, उस समय गुजरात के विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े लीडर थे के शास्त्री, और उन्होंने बताया कि हम लोगों ने लिस्ट दी थी मुसलमान दुकानों की, मुसलमान घरों की, और उन पर निशान लगाए गए थे। और ये मुझे थोड़ा सा याद दिलाता है जर्मनी की। जर्मनी में भी यहूदियों के घरों को इसी प्रकार से चिन्हित किया गया था। और ये जो सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है, ये बहुत ही मेरे ख्याल से खतरनाक चीज है, जो हमारे देश की एकता, जो फ्रेटर्निटी की हम बात करते हैं, उसके पूरे विरोध में ये सांप्रदायिक ताकतें कोशिश कर रही हैं कि उनके पैर के नीचे से शायद जमीन खिसक रही है। और ये भी इस बात से दिख रहा है कि कर्नाटक में उनकी करारी हार, और अभी जो ज्यादातर सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वो इनके खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो इनके हाथ में तो एक ही हथियार है कि वो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की नीति को बढ़ाएं, और उससे फिर हिंदुओं के वोट को कंसोलिडेट करके फिर से पावर में आने की कोशिश करें। और जो आपने कहा कि बीजेपी के अंदर के भी जो मुसलमान हैं, वो भी देखिए गिने चुने हैं, वो भी अपना कैलकुलेशन करके जाते हैं कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो उनकी बात तो अंदर सुनने के लिए उनको बुलाया नहीं जाता। उनको बुलाया जाता कि तुम हमारी बात सुनो और इस बात को समाज तक ले जाओ। तो जो भी उनके दो मिनिस्टर भी थे, मुसलमान मिनिस्टर भी इनकी मिनिस्ट्री में थे, अभी तो वो भी नहीं है। और देश में मेरे ख्याल से एक भी चुना हुआ एमपी मुसलमानों का नहीं है। कर्नाटका में अभी जो इन्होंने इतने कैंडिडेट खड़े किए, उसमें भी कोई मुसलमान नहीं था। तो इनका जो समझ है राजनीति की, वो डेमोक्रेसी के पूरे विरोध में है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के ने इसी प्रकार की राजनीति खेली, तो ये राजनीति उसी का एकदम फॉलो कर रहे हैं, और देश को संविधान के मूल्यों से दूर, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू से विरोध में, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध में, और हमारा जो सबसे बड़ा, हमारी विरासत जो है, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुसलमान एकता, उसके विरोध में जाके खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये मुसलमानों के खिलाफ इस प्रकार का एक बहुत खराब कैंपेन को अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे हम जानते हैं, इन्होंने पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, मंदिर से शुरू होकर फिर लव जिहाद, फिर आपने कैराना का याद दिलाया, वो भी रिपोर्ट झूठी थी। उसमें कोई हिंदुओं का पलायन कोई मुसलमानों के कारण नहीं था, उसके कुछ और आर्थिक कारण थे, उसको भी इन्होंने एक धार्मिक रंग दे दिया। और यहाँ भी जो उत्तराखंड में हो रहा है, मेरे ख्याल से काफी ये हमको विचलित करने वाली बात है, डिस्टर्ब करने वाली बात है। उसको हमको विरोध पूरा करना चाहिए। अच्छा, ये देखिए, एक साइकोलॉजिकल जिसे स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है, जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी या उसके बुजुर्गों ने उस जमीन में वो रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, कारोबार करते हैं, उससे जो मोहब्बत होती है, वो जो मादर वतन की का तो कॉन्सेप्ट वही है ना, कि जहां जी आदमी पैदा होता है, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, उससे खास उसको लगाव होता है। अब उसको जान बचाने के लिए वहां से छोड़ करके भागना पड़ रहा है। और जी उसमें एक बात खास ये है कि देखिए, कोई जलजला आता है, अर्थक्वेक आता है, उससे निकलते हैं तो वो नेचुरल कैलेमिटी कहलाती है। फसादात हो जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, वो भी एक आदमी को एक ये होता है कि ठीक है, हमारे घर के कुछ लोग मारे गए, हमें भागना चाहिए। अभी देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि किसी को मारा गया है, लेकिन धमकी दे करके निकाल देना और निकलने के लिए जाने वालों का तैयार हो जाना, ये कितना बड़ा खतरा है। वो स्टेट ऑफ माइंड, जो मानसिक स्थिति जिसे कहते हैं, किस हालत से वो लोग गुजर रहे होंगे, क्या ये विचलित करने वाला नहीं है? देखिए, ये इसको हमको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, संदर्भ में देखना चाहिए कि जिस प्रकार से मुसलमानों को हाशिए पे ढकेला जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, दंगों में वही लोग ज्यादा मारे जाते हैं, इनसिक्योरिटी उन्हीं को ज्यादा है। तो उस हालात में उत्तराखंड वाली इस प्रकार की चीजों से उनको डर लगना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई परिवार सुरक्षित, सिक्योर महसूस नहीं करता, तो वो कभी भी खुशी से नहीं रह सकता।
और इसमें तो जो जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है, घर पे निशान लगाए जा रहे हैं, बायकॉट के कॉल दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही, जैसे आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, विचलित करने वाली बात है। और इसमें उम्मीद ये होना चाहिए कि जो भी सेक्युलर ताकतें हैं, जो भी देश को एक बनाए रखना चाहते हैं धर्म के परे, उन सब ने इनका पूरा विरोध करके लोकल कमेटी बनाना चाहिए, मुसलमानों में एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़े रहने के लिए ऐसी इंटर कम्युनिटी कमेटी बनाना चाहिए, जो मेरे ख्याल से सरकार के माध्यम से ही हो सकती है। सर वहां से खबरें ये आ रही हैं कि कोई अपोजिशन पार्टी भी इस मामले पर नहीं बोल रही। ये और ज्यादा अलार्मिंग है, यानी कांग्रेस और कोई भी पार्टी उनकी मदद के लिए नहीं जा रही। समाजवादी पार्टी या बीएसपी जो अपोजिशन में है, वो लोग भी खामोशी से देख रहे हैं। क्या उनको भी अपनी वोट के लालच में इस हद तक इनसेंसिटिव हो गए हैं लोग? ये सही बात कह रहे हैं आप कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी एक प्रकार से इस झांसे में आ गई हैं कि हिंदू वोट को अगर अपने साथ रखना है तो इन चीजों को चलने दो। ये लोकतंत्र का सबसे खतरनाक भाग होता है कि जब विपक्ष भी इन चीजों के खिलाफ मजबूत आवाज नहीं उठाता। अभी वक्त है हमारे पास, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियां हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ये बात और है क्योंकि सरकार खुद इन चीजों को प्रोटेक्शन दे रही है, संरक्षण दे रही है, तो आवाज उठाना मुश्किल है। फिर भी ये पार्टियां भी तो हैं, जैसे जिन पार्टियों का आपने नाम लिया वो अपोजिशन पार्टियां तो हैं। वो अगर कुछ भी संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा रखती हैं, अपना विश्वास रखती हैं, तो ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो सामने आए और समाज के जो बड़ा अल्पसंख्यक तबका है उसको एक सुरक्षा प्रदान करने का काम करवाएं। जी जी, बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि देखिए हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ने, मतलब जो भी हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अगर ज्यादा हिंदुओं के बीच में कोई एक मुसलमान है वो भी अनसेफ महसूस ना करे, और ज्यादा मुसलमानों के बीच में कोई हिंदू है वो भी अनसेफ महसूस ना करे, तभी तो वो ताना बाना बना रहता है। ये बहरहाल देश को, जनता को अच्छी तरह से याद रखने की जरूरत है इन वाकयात को। जब आने वाले इलेक्शन का मौका हो तो सोच समझ करके अपने फैसले लें। अच्छा, अब मैं जाना चाहता हूं महाराष्ट्र की तरफ। जी, आप मुंबई में रहते हैं, क्या कुछ है ये औरंगजेब और शिवाजी महाराज से मुताल्लिक, किस तरह से स्टेटस लगा लेने से, और कितनी अजीब सूरत हाल है कि इस पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हालात हैं वहां? देखिए, ये जब से भाजपा और शिंदे गुट वाली शिवसेना सरकार आई है, ये तो ये महाविकास आघाड़ी को तोड़ के बनी है और जनता में इनका ज्यादा समर्थन नहीं है। अभी भी जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे फैक्शन है वो लोगों में ज्यादा लोकप्रिय है, और भाजपा तो खैर अपनी कोशिश करता ही रहता है। अभी उन्होंने औरंगाबाद शहर का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया, तो मुसलमानों के बीच में एक थोड़ा सा उसका विरोध भी है। इस कारण कई लोगों ने औरंगजेब का जो अपना सोशल मीडिया के साधनों पे अपना उनका फोटो लगाया। अब खैर वो किस डर से लगाया, किस भावनाओं से लगाया, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जिस दिन ये मामला हुआ, अब उस दिन शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हैं, उनका राज्याभिषेक का दिन था। उसी दिन ये हिंदुत्व संगठनों ने इन लोगों की फेसबुक पोस्ट पे और बाकी सोशल मीडिया पोस्ट पे ऑब्जेक्शन लिया। अब मेरी ये समझ के बाहर है कि कोई व्यक्ति अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम हैंडल पे औरंगजेब का फोटो लगाता है तो उससे तकलीफ क्यों होना चाहिए। ये इतने आक्रामक तरीके से कह रहे हैं कि कोई भी औरंगजेब का इस प्रकार से करेगा तो उसको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। तो एक प्रकार से यहाँ जो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में बाइनरी खड़ी कर दी गई है, जैसे कि औरंगजेब मुसलमानों का प्रतीक हो, शिवाजी महाराज हिंदुओं के प्रतीक हो। पहली बात तो अपने आप में पूरी गलत है कि औरंगजेब का प्रशासन कोई केवल मुसलमानों के लिए नहीं था। उनके दरबार में उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था राजा रघुनाथ बहादुर, राजा रघुनाथ बहादुर। उनके जो बड़े सेनापति थे मिर्जा राजा जयसिंह, जयसिंह 1, जयसिंह 2, जसवंत सिंह,
ये सब औरंगजेब के साथ थे। और यही लोग थे जो शिवाजी महाराज के विरोध में इधर आए थे। और शिवाजी महाराज भी कोई हिंदू मुसलमान के आधार पर राज्य नहीं करते थे। उनके भी सबसे बड़े जो सलाहकार थे वो मौलाना हैदर अली थे। उनकी सेना में भी बहुत सारे मुसलमान सैनिक थे, जैसे सिद्दी संभल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान वगैरह। शिवाजी महाराज ने तो मस्जिद भी बनवाई थी। ये बात आज के जमाने में शायद विश्वास नहीं होगी। तो जो शिवाजी महाराज इतने महान हैं, धार्मिक संकीर्णता से ऊपर हैं, उनको आज संकीर्ण राजनीति के लिए उपयोग किया जा रहा है। और ये सांप्रदायिक ताकतों का एक बहुत बड़ा खेल है कि औरंगजेब और शिवाजी इस नाम से उन्होंने बाइनरी खड़ी कर दी है। और ये बाइनरी का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, कोई सामाजिक आधार नहीं है, कोई धार्मिक आधार नहीं है। कि औरंगजेब के दरबार में भी हिंदू मुसलमान थे, शिवाजी महाराज के दरबार में भी हिंदू मुसलमान थे। अब एक दो घटनाओं को वो ले लेते हैं कि संभाजी और शिवाजी महाराज की जो संभाजी और औरंगजेब की लड़ाई में जो एक कत्लेआम हुआ, उसको लेकर वो पूरा किस्सा बना लेते हैं और उसी से अपना आक्रामकता निकालते हैं। ये औरंगजेब इतना खराब था। अब खराब है, अच्छा था, वो इतिहास की बात है। कोई वो आज के मुसलमानों का मसीहा नहीं है। आज के मुसलमानों का मसीहा है तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, अल्लाह बख्श हैं, जो आज़ादी के आंदोलन के साथ इनसे जुड़े थे। और हिंदुओं के आदर्श के रूप में भी महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो इनको इस प्रकार से इतिहास के उन पन्नों पे ले जाना और उसको भी एक सेलेक्ट करके, ये औरंगजेब ने ये किया था इसलिए वो हिंदू विरोधी हो गया, ये शिवाजी महाराज ने किया था तो वो हिंदुओं के प्रतीक हो गए, ये दोनों प्रकार की समझ गलत है। शिवाजी महाराज तो पूरे महाराज सभी प्रजा का ध्यान रखते थे और औरंगजेब के साथ भी सभी लोग थे। तो ये जो विकसित की गई है बाइनरी, ये बाइनरी राजनीतिक उद्देश्य से ध्रुवीकरण के कारण खड़ी की गई है। इसके पीछे कम्युनल फोर्सेस हैं और वो कम्युनल फोर्सेस का मुकाबला करना पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी जी, बहुत ही अहम बात है। देखिए, उन शख्सियात को जो खुद सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम कर रहे थे, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही दिलचस्प है, चूंकि उनके पास शायद ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको वो या वो फिर आइडियल बनाते हैं माफी वीर को, जिनको बनाना दिखाना पड़ता है कि वो शायद देश की आजादी में उन्होंने बहुत काम किया था। हालांकि आपने भी कई बार बताया कि उनका जेल से पहले कुछ और किरदार था, जेल के बाद दूसरा था। वो खैर हम उसमें इस वक्त नहीं जा रहे। अच्छा, ये ट्विटर की तरफ से एक बात आई है। ट्विटर के फॉर्मर बॉस और को फाउंडर जैक डोर्सी, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर पूरा दबाव था सरकार का कि किसान आंदोलन को अगर आप दिखाओगे तो आपके ऑफिसों पर, आपके अफसरों पर छापे डाले जाएंगे, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी उसमें काफी भरपूर रिएक्शन आया है। उसी दौरान राहुल गांधी का भी ट्विटर बंद किया गया था। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आमतौर पर मैं भी और दुनिया के बहुत लोग, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना के तौर पर, प्लेटफॉर्म के तौर पर समझा जाता है और है। लेकिन उसके बावजूद लोकल सरकारें उनको दबाव में लेकर के अपने तरीके से काम लेती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो नरेंद्र मोदी और गुजरात के कत्लेआम पे आई थी, उसके बाद बीबीसी के बहुत ऑफिसर्स के घरों पर छापे मारे गए। तो ये जो सरकार एक प्रकार से तानाशाही के रूप में काम करती है, उसको इस प्रकार की प्रेस फ्रीडम में तो मीडिया को ही खरीद लिया गया है और जो विदेशी संस्थाएं हैं उन पर एक प्रकार से दबाव रखने की बात नियमित रूप से हुई है। और ये अभी जो ट्विटर के आपने जिनका जिक्र किया, उन पर भी जो दबाव लाया गया, उसमें तो ये विश्वसनीय लगता है कि ये सरकार हर तरीके से विपक्ष की आवाज को, विपक्ष के आंदोलनों को, जन आंदोलनों को दबाने की पूरी कोशिश करती है और उसमें अपनी जो सत्ता है, इनका पावर है, उसका दुरुपयोग करके जो ग्लोबल डेमोक्रेसी है, ये तो आज क्योंकि इंटरनेट के कारण लोकतंत्र कोई एक जगह पे नहीं रह गया है। आज दुनिया की ऐसी संस्थाएं हैं जो हर जगह मॉनिटर करती हैं, हर जगह उपस्थित हैं। तो उनको भी जिस आज़ादी से काम करने का मौका मिलना चाहिए, उस पर रुकावट डालना
ये एक डिक्टेटरशिप की निशानी है, जिसके बारे में कई लोगों ने कहा भी है कि ये सरकार इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, यानी चुनी हुई अधिनायकवाद है, या यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत कमजोर हो गई है और ये तानाशाही के रास्ते पर चलकर अपना संकीर्ण नैरो एजेंडा समाज पे लादना चाहते हैं। जी जी। अच्छा, इस हालत में जो आपने बताया कि वो संकीर्ण एजेंडा लादना चाहती है, अभी इस साल में कई स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके बाद 2024 का जो मेन बड़ा इलेक्शन है, जो पूरे देश की किस्मत का फैसला करने वाला है, वो आने वाला है 2024 में। मई में सरकार जो है वो बनेगी, बदलेगी, जो भी कुछ होगा अगले साल। आप इसमें लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में भी जुड़े थे, पूरे भारत की उस राहुल गांधी के साथ जुड़े थे, और हमें याद है कि उस वक्त बहुत से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स और बहुत लोग थे, ये सिर्फ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी। अब ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं, क्या इम्कान है, क्या हो सकता है, क्या आपके पास कुछ ऐसी इत्तला है, कोई इंफॉर्मेशन है, किस तरह से लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जो नागरिक समूह हैं, उन्होंने पहला एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारत जोड़ो यात्रा में। कांग्रेस के साथ बिना जुड़े, कांग्रेस के साथ बिना मर्ज हुए, यानी कांग्रेस में समाहित नहीं हुए, पर कांग्रेस के समांतर उन्होंने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है और देश में एकता के संदेश को लाने के लिए इसका बहुत जरूरी काम है। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जितनी क्रेडिट कांग्रेस पार्टी की है, उसमें एक बड़ा हाथ इन सिविल सोसाइटी का ग्रुप्स है, जिन्होंने पार्टी से ऊपर जाकर, पार्टी से परे जाकर भारतीय संविधान के मूल्यों की सपोर्ट में, उसकी सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और उन्होंने जो काम किया उसको आप देख सकते हैं कि अभी जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनमें छोटे मोटे मतभेद होते हैं, हर एक अलग अलग एरिया होता है काम का, कोई किसानों में काम कर रहा है, कोई महिलाओं में कर रहा है, कोई दलितों में कर रहा है, कोई आदिवासियों में कर रहा है। तो वो सब में पर एक चीज कॉमन जो है कि हमको लोकतंत्र को बचाना है। और भारत जोड़ो अभियान के भारत जोड़ो के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उन्होंने यही कोशिश की कि हम अपने छोटे मोटे मतभेद और छोटे मोटे काम करने के अलग तरीकों से ऊपर उठकर एक देश के रूप में, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी ताकतों को साथ में लाएं। और उसका प्रभाव पहला पड़ा भारत जोड़ो यात्रा पर। उसमें भी जो सफलता मिली, उसमें भी इस भारत जोड़ो ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का एक हाथ था। और उसके बाद इसका परिणाम डायरेक्टली आपको कर्नाटक चुनाव में मिला। कर्नाटक चुनाव में यही सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कर्नाटक में बहुत अच्छे से इन्होंने अपने काम को कोऑर्डिनेट किया। यानी हमारे यहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, पर कमी काजी भाई ये है कि हर एक अपने अपने क्षेत्र में छोटा सा काम करता है, तो एक और एक दो बनता रहता है। कर्नाटक में क्या हुआ, ये एक और एक 11 बन गया। सिविल सोसाइटी ग्रुप ने अपनी एनर्जी को जब साथ में लाए तो उसका बहुत प्रभाव हुआ। और मुझे लगता है कि कर्नाटक के नतीजों में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का बहुत बड़ा भाग था। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बीच में जो मतभेद छोटे मोटे रहते हैं कि आप ज्यादा अम्बेडकरवादी हैं, मैं कम अम्बेडकरवादी हूँ, मैं महात्मा गांधी की आलोचना करता हूँ, आप नहीं करते हो, ये छोटे मोटे मतभेद है। मोटे रूप से ये सब लोग चाहते हैं लोकतंत्र बना रहे, लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष चलता रहे। अभी उस बात को महत्व दिया जा रहा है, इस बात को महत्व देने की जरूरत है कि आपके और मेरे बीच में मतभेद क्या है वो हम 2024 के बाद देख लेंगे। अभी हम ये देखें कि आपके और मेरे बीच में समानता क्या है, हमारे उद्देश्यों में समानता क्या है। तो क्या हम हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा लगाकर अपनी ताकतों को सेंट्रलाइज करके मजबूती से 2024 के चुनाव के लिए काम करें। और मुझे उम्मीद है और लगता भी है और थोड़ा सा पता भी है कि इस प्रकार की कोशिशें देश के धरातल पर शुरू हो चुकी हैं और वो कोशिशें सफल हों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और मुझे अभी विश्वास भी है कि इस प्रकार की कोशिशें निश्चित रूप से सफल होंगी। इसलिए नहीं कि कोई 2-4 व्यक्ति इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसलिए सफल होंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिस प्रकार से तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं,
हिंदू मुसलमान का मामला तो एक है, पर अब बाकी सब चीजें देखिए, महंगाई, बेकारी, भुखमरी, गरीबों का और परिस्थिति खराब होना, कॉरपोरेट का बहुत पावरफुल हो जाना, बड़े धनाढ्य लोगों का देश से पैसा लेके भाग जाना, उसकी और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये तकलीफ अभी आम लोगों को हो रही है, आम ग्रुप्स को हो रही है, इसलिए ये इसमें साथ में आएंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। और उसी उम्मीद के आधार पर मुझको लगता है कि आगे एक अच्छा नतीजा आना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते एक बात याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि जब मोदी जी की सरकार आई उसके बाद शायद 1-2 साल के अंदर ही अरुण शौरी जो वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने आपके यहाँ मुंबई में ही कहा था कि सारे अपोजिशन की पार्टियों को अपने पुराने सारे इख्तलाफ भूल करके इकट्ठे हो जाना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ। बल्कि फिर उन्होंने रुक के कहा कि नहीं, पिछले नहीं आने वाले भी इख्तलाफ को भूल जाओ, साथ में जुड़ जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो ये बात अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका, उसने इतनी जोरदार बात कही, वो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, समझदार, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रह चुके हैं, उन्होंने ये बात कही थी कई साल पहले। तो अब तो मैं समझता हूं सर से पानी उतर चुका। अब तो ये सोचना ही चाहिए, चाहे लोग हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों या पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हों, हमें उम्मीद है कि 23 तारीख में जो कुछ पटना में होगा उससे कुछ अच्छा नतीजा निकल के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आप हमें समय दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।